हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज है 2 मार्च। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हम रिवाइज करेंगे साइंस और टेक के पोर्शन को भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, गूगल स्ट्रीट को यूज़ किया जा सकता है एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए। अब वो कैसे हो सकता है? तो क्योंकि अभी तक जो गूगल स्ट्रीट था, रिसेंटली गूगल जब मैप्स अपने को एडवांस कर चुका है, इसके बाद क्या हुआ है कि इनकी जो व्यूइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप किसी भी एरिया के डिटेल तक जा सकते हैं कि वहाँ की जो स्ट्रीट है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, कितनी सोलर रेडिएशन आ रही है, और क्वांटिफाई कर सकते हैं कितना वहाँ पे स्ट्रीट से उनका क्या इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑलरेडी हम सब जानते हैं गूगल कितना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गया हर एरिया में। तो देखते हैं रिसर्चर्स ने क्या पाया। रिसर्चर्स ने पाया कि एक मेथड निकाले से आप पता कर पाते हैं कि स्ट्रीट ट्रीज जो है, मतलब जो गलियों में जो आसपास पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, वो किस कदर आपके शहर के तापमान को पर असर डालते हैं। जैसे अभी तक इन्होंने गूगल एक लैब में एक रिसर्च हुआ, इसमें पता चला कि उन्होंने 1 लाख इमेजेस को, 1 मिलियन इमेजेस को यूज़ करके गूगल स्ट्रीट का एनालाइज किया कि जो एरिया होता है जहाँ पे पेड़ होते हैं सड़कों के किनारे, उसके बाद उस एरिया के टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं वो कितने ज़्यादा उस इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल है। इसके बाद पता लगता है कि ग्राउंड सरफेस का और एयर टेम्परेचर कम होता है। इसका एयर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और रिड्यूस कर सकता है ग्राउंड सरफेस के टेम्परेचर को। क्यों? क्योंकि देखिए, कैनोपी कवर जिसे कहते हैं, देखिए अगर एक एक रोड अगर आप लगाते हैं, अभी तक क्या हमारे पास जो डेटा था बेसिकली फॉरेस्ट कवर को ही क्वांटिफाई कर पाता, लॉन्ग टर्म नहीं कवर कर पाता था, क्योंकि ऐसा कोई टूल नहीं था, कोई एल्गोरिदम नहीं था जो पता कर पाए कि अगर एक स्ट्रीट के आसपास पेड़ है तो उनका क्या क्वांटिफाइबल डेटा नहीं मिलता था। पर इस लैब ने कोशिश किया। पर एक और पॉइंट है, ये रिसर्च लैब का दावा है तो ये एक फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इनका जो वक्तव्य वो ये है कि कैनोपी ये सिर्फ आपको बता पाती है कितना वहाँ पे एवोपरेशन होगा लीव्स की वजह से और कितना रेनफॉल होगा, इंडिकेटर ऑफ एवोपरेटिव कूलिंग, ठीक है। कूलिंग ज़्यादा होगी, एवोपरेशन ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से आपको पता लगेगा कि आपकी रेनफॉल इंटरसेप्शन क्या होने वाली है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। और इसके अलावा ये अर्बन क्लाइमेट को ठंडा तो करती है, माइक्रो क्लाइमेट को। इसके अलावा आपके फ्लैश फ्लड्स का रिस्क घटाती है और आपकी एयर को क्लीन करती है जो अर्थ सरफेस तक आती है। तो बेसिकली ये सब हमें पता ही था, बस इसने इसको क्वान्टिफाई कर दिया कि डेटा को सत्यापित कर दिया कि स्ट्रीट के आसपास जो हमें बचपन में सिखाया था कि पेड़ लगाओ, पेड़ से हवा साफ होती है, ये सब होता है, वही उसको एक्सप्लेन कर दिया या उसको एक तरह से एक उसका प्रूफ दिया है। तो ये मुद्दा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसने बेसिकली सारा रिसर्च सिंगापुर को लेकर हुआ है, और शंघाई और दिल्ली के भी कुछ रीजन्स को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, जो आगे और ज़्यादा क्वांटिफाई करके डेटा को और जगहों पर चेक कर सकते हैं। ये पर ये एक तरीका है इनोवेशन का कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनोवेट कर सकते हैं। इसको आप मेंस और आंसर में भी क्लिक कर सकते हैं। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगे कि मुझे, अगर आपको ऐसे में लिखना है हाउ साइंस इम्पैक्ट्स आवर लाइफ्स, या फिर जैसे एक टॉपिक आया था साइंस इज ए बून और ए बेन, वहाँ पर अगर आप बून के लिए लिखेंगे उसके साइड में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एनवायरमेंट को पढ़ने के ऐसे तरीके जो पहले हमारे पास थे नहीं, साइंस की वजह से आ चुके हैं। सो कितना ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी आज के जीवन के लिए। चलिए आगे। एक और रिसर्च पता चली कि फ्रॉग्स कैन सी इन डार्क, वो कलर्स, फ्रॉग्स कैन सी कलर्स इन द डार्क, वो अंधेरे में रोशनी रंगों को पहचान पाते हैं। हम अंधेरे में रंगों को नहीं पहचान पाते। ऑफकोर्स अगर आप कहीं हैं और लाइट नहीं है वहाँ, तो आप कलर नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके पास ये एबिलिटी होती है, वो कलर को देख पाते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा अच्छा आर्टिकल लगा, क्योंकि इसमें कुछ रिवीजन हमारे साइंस का भी हो जाएगा। वैसे तो प्री के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ खास नहीं था। इसमें ये है कि देखिए, 2 तरह के विजुअल सेल्स होते हैं हमारे पास, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। कोन्स एंड रॉड्स जो रेटिना में होते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो कोन्स होते हैं वो इनेबल करते हैं कलर देखने के लिए। कोन क्या करते हैं? कलर इनेबल करते हैं। और रॉड्स जो होते हैं वो हमारे ब्राइटनेस आंखों की उसको एडजस्ट करते हैं। तो जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी लाइट चाहिए किसी भी कलर को देखने के लिए, क्योंकि जो हमारे कोन्स होते हैं, कोन सेल्स, दे आर सेंसिटिव, दे आर नॉट दैट मच सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। उनको लाइट चाहिए, रॉड ही केवल कम लाइट में देख सकते हैं। कोन्स हमें कलर दिखाते हैं पर उनको लाइट चाहिए, अंधेरे में नहीं चलते वो। लेकिन इनके जो फोटो रिसेप्टिव सेल्स हैं फ्रॉग्स के, वो खास बात इस बारे में कि उनके पास रॉड हैं जो 2 तरह की सेंसिटिविटी के हैं, ठीक है। हमारे रोड एक ही तरह के सेंसिटिविटी के रॉड सेल्स क्या करते हैं हमारे, हमें बताते हैं कि कितनी ब्राइटनेस है, और कलर्स कोन्स बताते हैं कितना कलर है। लेकिन फ्रॉग्स के 2 तरह के रॉड सेल्स होते हैं, इस वजह से वो लो लाइट कंडीशन में भी कलर को देख पाते हैं और एक्सट्रीम डार्कनेस तक देख सकते हैं। तो खास बात यह है कि इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि साइंस की जो एनिमल किंगडम है बेसिकली ओवरऑल, उसमें रिसर्च कितना लिमिटेड है कि हमारे जस्ट पड़ोस में जो हमारा एक जीव है जिसको हम डेली देखते हैं, हमें पता नहीं कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा कि आप तो ये पता चला कि आई का हम थोड़ा डिवाइस कर लेते हैं अपना पार्ट, कि देखिए अगर ये ह्यूमन आई है, अगर आप भूल गए होंगे तो
क्योंकि 10th के बाद तो मुझे नहीं लगता, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है तो आपने कभी आई के बारे में ज़्यादा रिवाइज किया होगा। आपको आईलेट, प्यूपिल, सेलरा और आइरिस ये तो पता ही होगा बेसिकली। और ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, ये आपका विट्रोस ह्यूमर है, ये आपका आइरिस है, ठीक है। तो हमारे रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स आर इन रेटिना। तो आप ये बताइए रेटिना कहाँ है इसमें, ये रहा रेटिना, ये वाला रीजन आपका रेटिना है। इधर आपकी ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन तक जाती है। अब देखिए, आप कोई भी कलर क्यों देखते हैं, आप अपना कोई भी कलर तब देखते हैं जब आपको आपके फोटो रिसेप्टिव सेल्स बताते हैं कि भाई ये कलर, ब्रेन को बताता है कि ये देख रहा है, तो ब्रेन आपको बताता है अच्छा ये कलर है, ठीक है। तो होता कैसे, ये देखिए ये आपका रेटिना है पीछे वाला, ठीक है। और जैसे ही आपकी रेटिना में कुछ चीज़ हिट करती है तो दो तरह के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स ये वाले, और रॉड सेल्स, ठीक है, जिसका एक ये भी इमेज में दिखा है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। कोन सेल्स में फोटोसेंसिटिव केमिकल होता है और रोड सेल में भी फोटोसेंसिटिव केमिकल होता है, दोनों के आउटर सेगमेंट में होता है। और ये आपको डिटरमाइन करने में मदद करते हैं कि लाइट कितनी आ रही है और कलर कौन सा आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक एक डायग्राम आप याद कर लीजिए कि आइरिस कहाँ है, रेटिना कहाँ है, ऑप्टिक नर्व कहाँ बहती कहाँ है, क्रोइड कहाँ है, या आइरिस कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है, क्योंकि अभी बचपन की बातें पूरी आई एक्सप्लेन करूंगा तो 9th की बायोलॉजी हो जाएगी। तो फोटो रिसेप्टिव सेल्स हैं, फोटो रिसेप्टिव सेल्स मतलब फोटॉन्स को जो रिसीव करते हैं वो वाले सेल्स, बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखिए रेटिना बैक पार्ट ऑफ द आई है, ठीक है, जो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को। इसमें स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसे फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। दो तरह के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। देखिए रॉड्स जो होते हैं वो मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट होते हैं, ठीक है, और डार्क चेंजेस को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनकी शेप और मूवमेंट वन टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट की वजह से होती है। जैसे अगर हम अंधेरे से किसी बाहर ज़्यादा रोशनी है, शाम के टाइम अगर आप कमरे में आते हो तो आपको अपने कमरों की लाइट डिम दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ एक तो जो प्यूपिल है उसको वो आप मूव करते हैं तो जाके जाके कंट्रोल होती है। पर रॉड्स जो हैं वो बेसिकली सेंसिटिव होते हैं लाइट के, इसलिए भी ऐसा हमें लगता है। तो रॉड्स कलर विजन को लेके उतने अच्छे नहीं होते, तो कलर विजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कोन्स, ठीक है। तो कोन सेल्स की जब हम बात करें तो जब हम डिम लाइट में होते हैं असल में हमारे पास कोन सेल्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो सिर्फ रॉड सेल्स पर हम होते हैं कि वही आपको रोशनी के प्रति सेंसिटिव है, कौन सेल्स नहीं है। तो मैं रोड बार बार क्यों बोल रहा हूँ, रॉड्स जो हैं वो कौन से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मात्रा में और पेरी पेरी पर होते हैं, रेटिना के बिल्कुल पेरीफेरी पे। और 120 मिलियन रॉड्स होते हैं ह्यूमन रेटिना में। अगर हम आगे देखें तो कोन्स सेंसिटिव नहीं होते हैं लाइट को लेके, इसलिए कोन्स कलर्स को लेके सेंसिटिव होते हैं। वो जब कलर को पकड़ते हैं तो कहते हैं अच्छा ये कलर है, तो उससे सेंसिटिव है। इसलिए आप कलर किसे देखते हैं, कोन सेल्स। और अंधेरे में कोन सेल्स सेंसिटिव नहीं रहते, लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो इसलिए अंधेरे में आप कोन सेल्स का यूज़ नहीं कर सकते। और जो कि हमारे मेंढक है, जो फ्रॉग्स हैं, उनके पास दो तरह के रॉड सेल्स हैं, एक से वो कलर भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। कोन्स वर्क ओनली इन ब्राइट लाइट वाइल रॉड्स कैन वर्क इन इवन डिम लाइट, एंड रॉड्स डोंट हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग कलर, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई आई की। अब जो और दो न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो उसमें इंक्रीज हुई है 50.07, आगे बढ़ चुका है 50.7, और जनवरी में 50.4 था। अब ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि अगर आपकी रीडिंग 50 से ऊपर होती है इसका मतलब आपका एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर वो 50 से नीचे होती है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। किस में, आपके परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में। ये दिखाता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है डिमांड बढ़ने का। देखिए अब क्या है कि लोगों के पास कैश भी आ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि नया काम भी आ रहा है लोगों के पास पिछले 2-3 महीने की तुलना में। तो पीएमआई इंक्रीज किया है। तो ये सारे म्यूटेंट मुझे इसलिए लगते हैं मेरे पर्सनल व्यू में कि क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इसमें हाल में 10-5 साल में आए हैं, और ये मूव चेंज होता रहता है, तो आपको कंटिन्यूसली इसको फॉलो करना, आपको पता होना चाहिए इंडेक्स कौन सा है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आईआईपी इंडेक्स का डेटा है पीएमआई इंडेक्स से ज़्यादा। और देखिए ये इसलिए यहाँ पे न्यूज़ बन जाती है कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में डेटा है। और एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट ने सभी बैंक्स को कहा है कि आप एम बैंकिंग सभी कस्टमर्स को दीजिए 31 मार्च तक, लास्ट डेट रखिए। ऐसा क्यों रखा है उन्होंने, ऐसा इसलिए रखा है कि यूपीआई और भीम ऐप्स मार्केट में आ चुके हैं जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और एक आम आदमी को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बैंकिंग कम्प्लीटली डिजिटल हो। और लोगों के पास लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स नहीं है पर सबके पास फ़ोन है, और एक स्मार्टफोन मैक्सिमम मार्केट में अब फैल चुका है। तो वहाँ पर आपके पास भीम ऐप वगैरह है जो बहुत ही आगे जाके बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं बैंकिंग रेवोल्यूशन इंडिया में लाने के लिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी काफ़ी अनटैप्ड मार्केट है। इस चीज़ को एक चीज़ से आप और जोड़ सकते हैं कि जैसे एचडीएफसी और बैंक ने शुरुआत कर दी है, शायद बाकी बैंकों ने भी स्टार्ट किया, 150 रुपीज़ वो लेंगे, चार्ज करेंगे आफ्टर एवरी 4th ट्रांजेक्शन।
तो ये काफ़ी महंगा है, क्योंकि मेरे ही पैसे मैं अपने ही बैंक अकाउंट में डालूंगा और मेरे पैसे मुझे खुद ही के पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से, मेरी इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो काफ़ी गलत है ये, पर क्योंकि हमें एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाना है और गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से ये स्टेप गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से नहीं, बैंक की तरफ से उठाया गया है ताकि वो ज़्यादा डिजिटाइज कर पाए अपने आप को। तो अभी तो ये HDFC ने ही शायद स्टार्ट किया है और एक दो बैंकों ने स्टार्ट कर दिया होगा, पर आगे जाके इसको और ज़्यादा फॉलो अप किया जा सकता है। तो अगर आपके पैसे HDFC बैंक में है तो तैयार रहिए कैश ट्रांजेक्शन पर फाइन देने के लिए 4 बार से ज़्यादा। तो उसको भी लेके है कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, एम बैंकिंग आप एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं सभी कस्टमर्स का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक ट्रांजैक्शन चार्ज लगाएंगे। तो उन चार्जेस को जस्टिफाई करने के लिए भी आपके पास सारे कस्टमर्स को सर्विसेज मिलनी चाहिए। बट जहाँ तक मुझे पता है HDFC में अकाउंट खुलवाते ही लोगों को एम सर्विसेज मिल जाती है, जो ऑफकोर्स गवर्नमेंट बैंक से काफ़ी थोड़े लेथार्जिक होते हैं कुछ बैंक्स, तो उनके लिए भी रेफरेंडम है कि भाई आप दो सबको। तो वो एक टॉपिक था। अब यहाँ देखिए, गांधी जी मतलब स्वच्छ भारत अभियान, और हमारे ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस जो हैं वो 100 से ऊपर हो चुके हैं। आज ये डेटा सामने आया है। ओपन डिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट्स 100 से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक 1.7 लाख विलेजेस हैव बिकम ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री। अब ये बताइए 3-4 स्टेट्स कौन कौन से जो ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं? आई थिंक 4 है या 3 है। बड़े स्टेट्स में केरला है। आपको बताना है पहला स्टेट कौन सा था जो एक बड़ी पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में केरला नंबर 1 पर आता है। आप ये बताइए मुझे कि ओपन डिफिकेशन में और कौन सा स्टेट है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, एक बार चेक कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने आज लॉन्च किया स्वच्छ शक्ति शपथ, शक्ति सप्ताह, सॉरी शपथ कह रहा हूँ, स्वच्छ शक्ति सप्ताह। इसका मतलब है जिसमें ये एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम है जहाँ वो बताएंगे कि किस कदर इस प्रोग्राम में महिलाओं ने योगदान दिया है और लीडरशिप निभाई है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। देखिए सच्चाई यही है कि अगर आप सोशल लेवल पे देखें तो औरतों का योगदान बहुत ही ज़रूरी है किसी ऐसी स्कीम को सफल बनाने के लिए जो कि एक पूरे सामाजिक स्तर पर असर करती है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक हमारे में खुले में शौच करने की थी, ओपन डिफिकेशन को लेकर थी, वो थी एक तो उसको जोड़ा गया किससे, महिलाओं के सम्मान से, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर एक बिहेवियरल चेंज चाहिए, ठीक है, बिहेवियरल चेंज। तो अगर बिहेवियरल चेंज आपको चाहिए तो आपको उस तबके को सबसे ज़्यादा एम्पावर करना पड़ता है जो सबसे ज़्यादा दबा कुचला है और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप किसी भी सोसाइटी में वहाँ की अगर आप महिलाओं को एम्पावर करते हैं तो वहाँ चेंजेस सबसे तेज़ी से आते हैं, जिसको सिग्निफाई करता है ये स्टेप और ये सप्ताह जो है स्वच्छ शक्ति सप्ताह। तो ये एक था, और बेसिकली इसमें ये स्वच्छ शक्ति सप्ताह किस लिए मनाया गया था और क्या किया गया था और ये किसके द्वारा चलाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, ठीक है, एंड चिल्ड्रन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस मिनिस्ट्री ने चलाया और क्या था, स्वच्छ शक्ति सप्ताह। एक और पॉइंट है जो अच्छा था, गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल रिकमेंड किया है कि लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने के लिए जिससे कि माइग्रेंट्स जो हैं उनकी जो इंडिया में लोग माइग्रेट करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य पर, उनकी जो अधिकार हैं उनको बचाए रखा जा सके, उनके लिए लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए। क्योंकि एक राज्य से आप दूसरे राज्य में आज के दौर में कई लोग माइग्रेट करते हैं और वहाँ उनको कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। खासतौर पर अगर वो निचले तबके के व्यक्ति हैं या कोई मजदूर वर्ग के लोग हैं तो उनको और ज़्यादा समस्याओं का सामना करता है। इसलिए गवर्नमेंट पैनल ने रिकमेंड किया है कि आप लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले पढ़ लेते हैं फिर मैप पे जाएंगे। एक ये इन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल्स हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के उसको आप चेंज करें। चेंज करके क्या करेंगे, जो इन्यूमरेशन है माइग्रेंट्स का उसको इस तरह चेंज करें कि जो दूसरे स्टेट से भी आते हैं वो वहाँ पर आके अपने बेनिफिट्स ले पाएँ, अपने कास्ट बेस्ड बेनिफिट्स जो भी हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपको सपोर्ट मिलता है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है। किसी स्टेट में माइनॉरिटी है, किसी में आप कास्ट आप रिजर्व है, किसी में आप नहीं है, किसी में कुछ सुविधाएं हैं, किसी में नहीं है। तो ये इस पैनल का कहना था कि भाई कुछ प्रोटोकॉल चेंज करो ताकि जो लोग मूव कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो गरीबी की वजह से ही मूव कर रहे हैं और आप उनको उनका राइट नहीं देंगे तो बहुत बुरी बात है ये। इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि आप जो PDS है मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको जो डेस्टिनेशन स्टेट है मतलब जहाँ की ओर वो रुख कर चुके हैं उस स्टेट में उनको मिलना चाहिए उनका PDS, मतलब वहाँ उनको राशन की दुकानों पर वो सामान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार है। इसका मतलब आपको इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी करानी पड़ेगी PDS की। कोई बंदा अगर लेट्स से यूपी का है वो जाके केरला में काम कर रहा है तो उसको वहाँ पे उस PDS का फ़ायदा मिलना चाहिए जो उसको केरला यूपी में मिलता, क्योंकि वो केरला चला गया है। तो ये चीज़ें करने की बात की है। इनको ये भी उन्होंने कहा कि आप एलिमिनेट करिए डोमिसाइल स्टेटस वर्क में जो आप देने लग गए हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। खास बात ये है पैनल ने ये कहा है बल्कि लेकिन हर राज्य में लगभग हर जगह हर एक राज्य में इंडिया में आप देखेंगे डोमिसाइल स्टेटस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसको ऑफ कोर्स और एक वन इंडिया प्लान जो है हमारा उसके तहत हालांकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से खराब लगता है पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कल्चरल स्टेटस या उस स्टेट के लोग कितना इसको लेकर
भावुक है कि भाई हमारी ज़मीन हमारी जगह, से कहते हैं सन ऑफ सॉइल थ्योरी कहा जाता है इसे। अगर आप सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो सन ऑफ सॉइल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो डिफाइन करती है हमारी पॉलिटिकल क्लास किस तरफ मूव करती है, तो उस मामले में भी इंपॉर्टेंट है। पर ये पैनल ने क्यों कहा, इसलिए कहा है कि वहाँ पर आपको एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात है, उनकी इकोनॉमिक राइट्स की बात है, और जस्टिस की बात है, तीनों को इम्पैक्ट कर रहा है ये कि आप उनका अधिकार नहीं दे रहे, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो मूव कर रहे हैं, और आपके मूवमेंट नहीं होती है तो उससे क्या असर होता है। अब देखिए जो दिल्ली मेट्रो का फोर्थ या फिफ्थ फेज का काम है वो पहली बार डिले चल रहा है अपनी जो टारगेट से पीछे चल रहा है। तो दिल्ली मेट्रो ने जब उनसे पूछा कि इस बार क्यों डिले हो रही है, तो उनका कहना था यूपी और बिहार के जो लेबरर्स थे या उड़ीसा से वो इस बार नहीं आए, क्योंकि मनरेगा की पेमेंट उन राज्यों ने तेजी से बढ़ा दी और डिमोनेटाइजेशन हो गया। तो वो दिखाता है कि लेबर मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है मेट्रोज में किसी काम की को टाइम पे पूरा करने के लिए। तो आप अगर आप एक इंटर ऑपरेटेबिलिटी नहीं रखेंगे पीडीएस को लेकर और चीज़ों को लेकर, तो आपको आगे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि जो माइग्रेंट जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चों को आप सर्व शिक्षा अभियान के तहत इंक्लूड करिए उनके उस राज्य में जिस राज्य में वो है, क्योंकि बिल्कुल उनके शिक्षा के अधिकार का सम्मान करते हुए। अब देखिए थोड़ी पिछले डिकेड की फोटो, इंटरस्टेट माइग्रेशन जो हुआ था, ये डेस्टिनेशन देखिए, जैसे ये बिहार के रीजन से लीजिए, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ से गए, या यूपी इलाहाबाद, या फिर यूपी से दिल्ली की ओर कितना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस रीजन में माइग्रेशन यहाँ भी हो रहा है, महाराष्ट्र में माइग्रेशन हुआ है, वैसे माइग्रेशन तो हर जगह हुआ है, बेंगलोर का माइग्रेशन हो गया, या आप केरला से इधर इस तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो माइग्रेशन जो आप देख रहे हैं, इंटरस्टेट माइग्रेशन कितना ज़्यादा है, अगर आप देखें तो 2.2 से लेकर 3.36 लैक्स तक का माइग्रेशन हो रहा है। और टॉप 10 मूवमेंट्स जो हुए हैं, यूपी टू दिल्ली, बिहार टू दिल्ली, यूपी टू महाराष्ट्र, बिहार टू वेस्ट बंगाल। अब देखिए कुछ राज्य इसमें हर जगह आते हैं, जो कि है यूपी, बिहार, क्योंकि इंडिया की मैसिव पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है और इनको मूव करना ही होता है एजुकेशन को लेके या फिर वर्क को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। मोस्टली माइग्रेशन कहाँ होता है, यूपी के आसपास क्या है, दिल्ली है, बिहार के आसपास क्या है, वो यूपी कवर करके दिल्ली जाएंगे, तो यूपी टू महाराष्ट्र, बिहार टू दिल्ली, यूपी टू दिल्ली, बिहार टू वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु टू केरला, बिहार टू यूपी, बिहार टू दिल्ली। ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर आप ध्यान रखिए कि मूवमेंट कैसे हो रही है, मूवमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब आज का एक आर्टिकल है जो हिंदू में है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फूड पे बात की हुई है कि केरला को किस तरह अपना जो फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो गल्फ में जो इकोनॉमी थी वो क्रैश कर चुकी है, लोग अब वापस आएंगे, खाने की चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, पहले रिमिटेंस आता था वहाँ से लोग पैसे भेजते रहे, अब उनके आने के बाद आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो आपकी इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं। तो आप इससे जोड़ के देख सकते हैं माइग्रेशन को। तो वैसे ये मेंस टाइप था, पर कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में शायद छूट जाता। और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ, ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है और दुनिया में पहले इस तरह की कॉन्फ्रेंस कोई है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे, कई सारे इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 12 रिसर्च पेपर्स देंगे, डाइवर्स रेंज ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ। जो कंपटीशन लॉ आपकी स्टेट में है, देश में है, उसको लेकर क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिसी रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट्स जो पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं कि आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पॉलिसी क्या होगी, आपका प्राइसिंग क्या होगा, रेगुलेशंस और जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, रेगुलेशन का क्या संबंध है, इसकी वजह से क्या क्या कैसे कैसे आपको रेगुलेशन चेंज करना चाहिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल, या फिर कंपटीशन की वजह से इनोवेशन में क्या आउटकम्स आए हैं। बेस्ट एग्जांपल है कंपटीशन से इनोवेशन का आउटकम में, कंपटीशन से क्या चेंजेस आते हैं। आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर आज से 10 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ है, रेट्स कहाँ हैं अब, और कंसोलिडेट हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर छोड़िए, आप ये देखिए जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें जब से कंपटीशन बढ़ा है कितनी ज़्यादा इनोवेशन हुई है, नई नई कारें, नई नई चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। अब ये भी इसमें रिसर्च पेपर्स में कार्टेल इंड्यूस्ड ओवरचार्ज, ये वैसे मीन्स के पॉइंट है, पर एक तरह से देखने की बात है कि कौन सा एक वो है इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ, दूसरा है, और रिसर्च पेपर्स आते हैं इसमें लोग बताते हैं रिसर्च पेपर्स के थ्रू कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई नाइट्रोजन स्टील को लेकर प्रोडक्शन को लेकर एक एमओयू साइन हुआ है डीएमआरएल और एचएनएस के बीच में, सॉरी इसमें शायद जयपुर की ये मैंने कहाँ कवर किया था इसका मैं भूल गया, सॉरी, हाँ ये रहा, डीआरडी और जनरल स्टेनलेस स्टील के बीच में ये एक एमओयू साइन हुआ, जिसके तहत लोग क्या बनाएंगे, हाई डेंसिटी नाइट्रोजन स्टील। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा आर्मर्ड इक्विपमेंट है, मतलब जैसे आपके टैंक्स हो गए, ठीक है, जो मूव करते हैं, टैंक हो गए, या फिर लेट्स से अगर आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल करियर है वो जा रहा है, या फिर जैसे कहना बंद जो कवर्ड आर्मरी है जिससे आपके हथियार मूव करते हैं, आपकी फौज जिसमें मूव करती है, उसका जो आर्मर होता है, जो कि आप बाहरी कवच होता है, उसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं अभी तक कि उसको बनाने के लिए आपको एक हाई नाइट्रोजन स्टील का यूज़ करेंगे, जो कि अभी तक क्या होता था, रोल्ड होमोजेनस आर्मर यूज़ होता था, RHA,
ये रहा रोल्ड होमोजेनस आर्मर यूज होता था, जो काफ़ी मतलब सिंगल लेयर होती थी, लेयर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती थी, मजबूती कम होती थी और काफ़ी महंगा होता था। इंडिया को मोस्टली ये इंपोर्ट ही करना पड़ता है। और जो एच है ये भी मोस्टली इंडिया इंपोर्ट ही करती है, मतलब हाई नाइट्रोजन स्टील। पर ये स्टील ज़्यादा स्ट्रांग है और 30% 40% तक सस्ता है रोल्ड होमोजेनस आर्मर से। तो अगर इंडिया में प्रोड्यूस करेगी इसको तो काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। किसके लिए यूज़ होता है ये? आर्मर्स के लिए। आर्मर्स मतलब कवच बनाने के लिए, चाहे वो तोप हो, चाहे तोप खाने हो, चाहे आपके मिसाइल लॉन्चर हो, चाहे बंदर बख्त जैसे कहते हैं ना वो आपका पूरा इक्विपमेंट जो मूव करता है उसके लिए हो, आर्मरी को लेकर हो। इससे क्या होगा? पहले आपका वेट रिडक्शन होगा। वेट रिड्यूस होने से क्या होता है? बैलिस्टिक परफॉर्मेंस बेहतर होती है। बैलिस्टिक्स मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक्स मतलब होता है, उस स्टडी को बैलिस्टिक कहते हैं जो एक प्रोजेक्टाइल, मतलब किसी ने आपको कोई चीज़ को आपने कहीं हिट किया तो वो जो मूवमेंट है उसका टारगेट पे हिट करने पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसे बैलिस्टिक्स कहते हैं। समझ? अगर कोई बैलिस्टिक टेस्ट, जैसे कोई किसी को शूट करता है ना, तो उस गोली में बैलिस्टिक्स टेस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बैलिस्टिक्स को और इम्प्रूव करने के लिए, उसकी और क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये हाई नाइट्रोजन स्टील, जिस पर एक एमओयू साइन हुआ है कि उसका प्रोडक्शन इंडिया में होगा। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट में जो हमारा खर्चा है वो बचेगा और हमारी मेक इन इंडिया, इसके अलावा जो आर्मी की डिमांड है वो पूरी होगी। देखिए बेसिकली कुछ है क्या, टेक्निकल बातें ज़्यादा है नहीं इसमें। हाई स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, जो ये अलॉय है बेसिकली, ठीक है। तो ये स्टील का अलॉय है, तो इससे क्या होगा कि आपका स्टील और हार्डन होगा, ठीक है। तो ये कुछ है, जैसे निकल फ्री हाई नाइट्रोजन स्टील हो गया, बैटनिक स्टील हो गया, या फिर टेम्पर्ड स्टील हो गया, स्टील क्वालिटीज़ हो गए। तो इससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वेट कम होगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आपकी जो भी आपकी गाड़ियाँ हैं वो तेज़ी से मूव कर पाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं और इसकी बेसिक इम्प्लीकेशंस क्या है? एक तो आपको इक्विपमेंट बार बेटर होगा, प्रोग्राम्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स डिक्लाइन करेगा, चीपर और एफिशिएंट डिफेंस मटेरियल मिलेंगे, आर्मी की ऑनगोइंग और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स को बूस्ट करेगा कि आपके जितने ज़्यादा हल्के होंगे कवच, उतना ज़्यादा वेट आप कैरी कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ हथियार के रूप में, तो वो ज़्यादा हेल्प होगा आपके लिए। और जो रोल्ड होमोजेनस आर्मर अभी तक टैंक आर्मरी में काम आता है, उसको बदल के आप हाई नाइट्रोजन स्टील लाएंगे जो कि सस्ता होगा और स्ट्रॉन्गर होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो एक और जो आज पॉइंट है, इंडिया ने अपना लॉन्च किया सक्सेसफुली इंटरसेप्टर मिसाइल एडवांस एरिया डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है, एएडी, फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। तो ये क्या है? असल में आपका एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के अंदर ही रखते हैं इसको। ये क्या करेगी? कोई मिसाइल अगर आपके देश को आगे हिट कर रही है तो उसको इंटरसेप्ट करके वहीं उड़ा देगी। ये इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है, मतलब ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ही मारती है, मतलब 15 से 30 किलोमीटर के अंदर आपको मारेगी। तो ये जो रीजन होगा वो 15-30 किलोमीटर के अंदर होगा, तो आप कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही इसको डिस्ट्रॉय करेगी, इसलिए से कहते हैं एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल। तो आज हम वैसे इसको बीएमडी को पूरी डीपली कवर करेंगे, आखिर है क्या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्या है, इससे इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को एनहेंसमेंट मिली है इसके। और इसका वेपन सिस्टम क्या है कि रडार ट्रेस करता है कि टारगेट कहाँ है, ठीक है, मूव कर रहा है, और फिर यहाँ से आपके बैलिस्टिक करियर्स जिन पे लगे होते हैं यहाँ मिसाइल्स, ठीक है, ये जाके उस मिसाइल से टकरा जाते हैं और वो हवा में उसको उड़ा देते हैं ताकि वो टारगेट पे हिट ना कर पड़े। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिसिशन। तो इससे आपका एएडी जो इंडिया ने डेवलप किया, एडवांस एरिया डिफेंस, वो प्रिसाइज है टारगेट को लेकर और एंडो एटमॉस्फेरिक लेयर में उसको डिस्ट्रॉय करता है। एंडो एटमॉस्फेरिक लेयर मतलब आपके अंदरूनी एटमॉस्फेरिक लेयर में ही डिस्ट्रॉय करेगा। हालांकि कोशिश होती है कि उसको एक्सो में किया जाए, पर एक्सो पे काम चालू है। चलिए कुछ बीएमडी देखते करिए काम कैसे करता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो सबसे पहले एक तो यूएसए का फेमस सिस्टम है थार्ड, ठीक है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे हिट करता है। इसमें क्या करता है कि सबसे पहले रडार होता है, वो डिटेक्ट करता है कि थ्रेट कहाँ से आ रहा है। जैसे ये अगर आपका थ्रेट आ रहा है, आपने यहाँ बॉर्डर पे लगा दिया, ये थ्रेट को अब ये टारगेट को डिसाइड करेगा कि टारगेट कहाँ है। फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन सपोर्ट, ठीक है, आपका इंटरसेप्टर यहाँ से फायर होगा लॉन्चर से। एक साथ में 8-8 इंटरसेप्टर होते हैं इसमें। तो इंडिया वाला अभी शुरुआती स्टेज पर है। इंडिया ने ऑलरेडी रशिया से ट्रम्प 400 मंगा रखा है और इसराइल के साथ आयरन डोम और बैराक 8 पर इंडिया काम चल रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो अभी के में पहले ये अमेरिका का मॉडल लिखते हैं, ये इंटरसेप्टर मिसाइल यहाँ से फायर करेगा और ये काइनेटिक एनर्जी यूज करते हुए इसको वहीं पर बाहर ही उड़ा देगा। ये टारगेट को मिसाइल करता है आउटसाइड या इनसाइड दोनों पर। ये एक्सो एटमॉस्फेयर और इंडो एटमॉस्फेयर दोनों है, जो क्योंकि ये यूएसए का है। तो ये व्हीकल्स को बूस्टर से उसके बाद उड़ाता है, तो बहुत ही एडवांस लेवल का है। और थर्ड जापान में भी बात हो रही है और साउथ कोरिया में के पास लगाएगा, रशिया के आसपास भी कई एरियाज में लगे हुए हैं ईस्ट एशिया सिक्योर करने के लिए। वो तो हो गया अमेरिका का। अब एक है आयरन डोम जो इसराइल का है। इंडिया ने इसराइल के साथ मिलकर बैराकेट पे भी काम चालू कर रखा है। देखिए इसराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है फिलिस्तीन और वहाँ गाजा स्ट्रिप से जो उन पर टेररिस्ट अटैक होते हैं उनको रोकने के लिए। वो सारे रॉकेट आसमान में उड़ा देते हैं वो, ठीक है। वो करते क्या है, इसमें एक रडार यूनिट होता है जो, और एक कंट्रोल सेंटर हुआ और एक फायरिंग स्टेशन हुआ। रडार यूनिट आपको टारगेट को इंटरसेप्ट करेगा कि टारगेट कहाँ से आ रहा है,
इससे इतने डिस्टेंस पे ये आपका कंट्रोल सेंटर होगा जो बोलेगा भाई फायर करो। मिसाइल लॉन्चर लगे होंगे और हर लॉन्चर पे 20-20 मिसाइल होते हैं। ये लॉन्चर ऐसे स्ट्राइक करेंगे ऊपर, टारगेट हिट रॉकेट को जाके हिट करेंगे और बुडुम, इसके जस्ट इस रीजन के पास जाके फटता है ये, ठीक है, ताकि ये वहीं ब्लास्ट हो जाए। तो इसमें यही तीन बातें, गाइडेंस होती है और इंटरसेप्टर मिसाइल उसको उड़ा देता है। अब खास बात ये आयरन डोम की, आयरन डोम ने सबसे ज़्यादा यूज्ड किया हुआ अभी तक का है, क्योंकि इसराइल का आयरन डोम पूरे जो कहा जाता है कि अगर गाजा या हमास वहाँ पर उन पर 150 मिसाइल्स मारते हैं सबको वहीं उड़ा देते हैं वो। और यही कहा है कि गाजा बेस्ड मिलिटेंट्स के इसको रोकने में बहुत हद तक कामयाब रहा है। डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार की बहुत जल्दी करता है। ये बंदरबख्त गाड़ियाँ, ये आर्मर्ड व्हीकल्स में लॉन्च होते हैं, जिसके लिए आपको एचएनएस की ज़रूरत है, हाई नाइट्रोजन स्टील। और ये आपको लॉन्चर से आए, मिसाइल फायरिंग यूनिट आपने लगा रखी है, जैसे कोई वहाँ से फायर हुआ, आपके तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इनके, वहीं जाके ऊपर उड़ा देते हैं, ठीक है। शॉर्ट रेंज रॉकेट होते हैं, आर्टिलरी इनके शेल्स कम होते हैं, रेंज है अप टू 70 किलोमीटर। तो बॉर्डर पे लगा के रखते हैं, पता है वहाँ से टारगेट आना है, उसको उड़ा देना है, ठीक है। तो नेटवर्क डिप्लॉयमेंट पे शॉर्ट रेंज की थी, फिर मीडियम रेंज की है। अब ये मिसाइल 100 किलोमीटर से ऊपर तक की अल्टीट्यूड को हिट कर सकते हैं, एरो 3, और आगे बढ़ता ही जा रहा है। बैराक 8 भी डेवलपर है, वो भी अच्छा है, मिड लेवल तक का। तो मैं आपको बता रहा था, इंडिया ने जो ट्रम्प 400 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा है। शायद मुझे ही नहीं पता कि अभी तक ये डिप्लॉय हुआ है नहीं, बट बात चल रही है, इंडिया ने लगभग बोल दिया था। अब देखते हैं ये है क्या। ये हाईली एडवांस है, क्योंकि S-400 बता रहे हैं, जैसे S-400 मतलब 400 किलोमीटर के रेंज में ये हिट करता है। इसको लेके अमेरिका में बहुत पाकिस्तान में बहुत तबाही मची थी। तो इसमें क्या होता है कि इंडिया का जो बेसिक एम है कि आप यहाँ 4-5 यहाँ लगाएंगे, 2 चाइना के पास लगा देंगे। इसमें क्या होता है कि मिसाइल जब हिट होती है, ये लॉन्ग रेंज एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल है, मतलब लॉन्ग रेंज तक काम करता है। जैसे अब इंडिया ने लॉन्च किया, वो 15 से लेकर 30 किलोमीटर का है। जो आयरन डोम देखा वो 100 किलोमीटर तक का है। तो थार्ड को छोड़कर, जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक भी है, S-400 ही सबसे खतरनाक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अभी मार्केट में है, जो कि इंडिया ने रशिया से ऑर्डर कर रखा है। इसमें क्या होता है कि इक्विपमेंट जो है, इसमें हर जगह 8 लॉन्चर होते हैं, कमांड सेंटर होता है, रडार्स होते हैं और मास्ट होता है, ठीक है। आपने क्या किया, देखिए 1 2 3 4, ये आपके रडार हो गए, सॉरी ये आपका रडार हो गया, ये आपके मास्ट हो गया, रडार हो गया, और आपके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म हर जगह जाके लगे होते हैं, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि जिस साइड से अटैक हो सकता है। जैसे ये अमेरिका, ये अगर पाकिस्तान के थ्रू आया तो हमने यहाँ यहाँ से लगा के कवर कर लिया इस पूरे रीजन को। तो अब अगर 400 किलोमीटर की रेंज में वो कोई भी मिसाइल या प्लेन आगे आपके ऊपर हिट करते हैं, तो आप उसको एक्सो एटमॉस्फेयर में जाके भी 400 किलोमीटर रेंज में जाके उड़ा देंगे, तो उनके रेंज में वो फट जाएगा। तो ये क्या है, लॉन्ग रेंज और एंटी एक्सेस डिनाइल मोड में काम करता है। इसमें 8 लॉन्चर्स होते हैं, कंबाइंड सेंटर, 2 रडार मास्ट और 72 मिसाइल्स तक हो सकती हैं। 120 से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है, मिसाइल डिप्लॉय करता है। और एयरक्राफ्ट, मिसाइल, जेट्स और ड्रोन सबको उड़ा सकता है। ये 17,000 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रफ्तार से चलता है। और 5 मिनट के अंदर, ठीक है, व्हीकल स्टॉप करता है, मिसाइल फायर करता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही हाई फाई सिस्टम है, जिसका नाम है S-400, सॉरी एक मिनट, क्या हो गया, हाँ रहा। तो आयरन डोम, ये S-400, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका एल्टीट्यूड ट्रैकर होता है उसका रडार की, जो 360 डिग्री पे ऊपर पकड़ता है कि भाई कहाँ से थ्रेट आ रहा है। जैसे ही थ्रेट डिटेक्ट होता है, जो रडार है वो बताता है कि भाई थ्रेट कहाँ से आ रहा है। इसके बाद क्या होता है, आपका मोबाइल कमांड सेंटर होता है, जो बताता है कि वेपन, जो कमांड सेंटर है वो बाहर निकाल जाते हैं भाई कि कौन सा फ्रेंडली है या दूसरा है। फायर कंट्रोल रडार एक लगा होता है, जो टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। टारगेट, सॉरी किसी ने, सॉरी फोन आ गया। जो टारगेट रडार आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ ये एनिमी है, फ्रेंडली नहीं है, तो वही कमांड सेंटर से मिसाइल दागी जाती है। चौथा लॉन्चर उसको डेटा भेजता है और वो इंटरसेप्ट करके उड़ा देता है। बस वही बात है जो मैंने पहले बताई, बस की रेंज ज़्यादा है। तो देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या। इंडिया थिएटर मिसाइल डिजाइन, जो इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भी चल रहा है, शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज में जो, और स्पाइडर जो कि इसराइल से इंडिया ने लिया था, जो कि 1800 मिसाइल तक का ऑर्डर किया। इंडियन आकाश जो इंडिया खुद का बना रहा है, पृथ्वी मीडियम रेंज जो इंडिया बना रही है, और बराक जो इंडिया इसराइल मिलकर बना रहे हैं, और तीसरा लॉन्ग रेंज S-400 ट्रायम्फ। तो पाकिस्तान काफ़ी दुखी है इस बात से, उसने हाल में बोला कि भाई हम इसको मुद्दे को उठाएंगे, तो मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो जबकि ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव मूव है। ऑफेंसिव मतलब ये होता है कि आप किसी पर अटैक करने गए तो टोटली डिफेंसिव है। तो इससे होगा क्या कि अगर इंडिया ने जैसे S-400 लगा दिए कुछ सालों के लिए, इंडिया ने अपना भी 20-25 साल में डेवलप कर लिया, जो भी लो रेंज है वो मीडियम और हाई रेंज तक कर लिया, तो पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन बेकार हो जाएंगे। लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि कुछ हद तक ही सक्सेसफुल होता है मिसाइल पर। इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, 90 से 100 तक के बीच में पाकिस्तान के पास है, उसने बड़ी मात्रा में छोड़ दिया, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो ये था आपका S-400 ट्रम्प, हमने डिस्कस कर लिया, हमने एक इसराइल का आयरन डोम डिस्कस किया और हमने इंडिया का भी डिस्कस कर लिया। तो आज के करंट अफेयर्स में बेसिकली इतनी चीज़ें थी। अब स्पेस जो हमारा साइंस एंड टेक है उसमें हमारा स्पेस टेक अब शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक एक करके स्पेस टेक्नोलॉजी की चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से डिफेंस में जो प्राइमरी चीज़ें थी हमने कवर कर ली। जो सेकेंडरी है, अगर आपको लगता है कुछ और कवर करना तो आप कमेंट सेक्शन में और रिव्यू सेक्शन में वेबसाइट पर डाल सकते हैं, हम उसको देख के आगे भी कोशिश करेंगे कवर करने का सिलेबस। मैं इतना बताना चाहूँगा, जो साइंस एंड टेक की जो मैं कवर कर रहा हूँ पोर्शन, वो बेसिकली जो बेसिक्स हैं वो, और एक रिवीजन टाइम है ये। इसको पढ़ने के बाद आप इजीली कोई भी टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, या जो बेसिक अखबार की न्यूज़ है उसको समझ पाएंगे एटलीस्ट। और आपको कवर करने के लिए जो एक एडिशनल सोर्स आप लेंगे उसको सप्लीमेंट करने के लिए, ये नहीं कि ये पढ़ लिया और हो गया। ये तो बेसिक इंट्रो है। आपको अगर एक्स्ट्रा करना है जो आगे हर महीने आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर वगैरह करने पर, तो उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं पढ़ने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्चर्स की। ऑफकोर्स हमें पता है इसरो फेमस है अभी कुछ लॉन्चिंग को लेके, तो हम बात करेंगे लॉन्चर्स की आज। तो इंडिया में प्रेजेंटली भी दो तरह के लॉन्चर्स ऑपरेशनल हैं, PSLV और GSLV, बहुत नाम सुना होगा आपने। तीसरा जो डेवलप होने वाला है अगले महीने ही, इसकी शायद टेस्टिंग है या हो गई, मैं डाउटफुल हूँ, हुई नहीं है, GSLV Mach 3 जो तीसरा है। तो अभी प्रेजेंटली दो ही इंडिया में है जो मेन है इंडिया के लॉन्चर व्हीकल्स जो इसरो यूज़ करती है, वो है PSLV और GSLV। PSLV मतलब पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कहाँ से लॉन्च होते हैं, वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम के बारे में एक न्यूज़ कल आई थी जो आपने पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए। तिरुवनंतपुरम ने सिटी गवर्नेंस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया था, फर्स्ट रैंक, जिसमें दिल्ली 9th पे रही थी, पुणे 2nd पे, कोलकाता 3 नंबर पे रही थी गवर्नेंस सिस्टम को लेके। जो कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम कहाँ होता है, तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला में। अब देखिए, एक पॉइंट है कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ होता है, सिस्टम सेंटर है इसरो में, जो कि इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो है वो कि वलीमाल और महेंद्रगिरी में है, जहाँ पे लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेजेस की लॉन्च व्हीकल तैयार होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इस डेटा के लिए रखा है कि आपको याद रहेगा अगर आपको भी नजर पड़ेगी आपकी तो रिवीजन के टाइम पे। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, मैंने लिखा ही नहीं इसमें, और मैं भी इसको लिखना भूल गया। आई थिंक उड़ीसा में, नॉट सो श्योर, अगर गलती हो रही है तो माफ़ करिए, पर आप जरा चेक करिए, मैंने इसको रिवाइज नहीं किया। दो ऑपरेशनल लॉन्च पैड्स हैं अभी जहाँ पे GSLV और PSLV फ्लाइट लॉन्च करती है, और तीसरा डेवलप हो रहा है। तो पहले देखते हैं कि PSLV और GSLV क्या है। देखिए, ये आपके लॉन्चर व्हीकल इंडिया के तीन है, PSLV, GSLV और GSLV Mach 3। अगर आप बिल्डिंग 40 मीटर की को मान के चलो तो ये हाइट होती है, ठीक है। 245 एम्बेसडर्स के वेट जितना PSLV है, 345 जितना ये है। तो बेसिकली एक डेटा, पे लोड कितना है, देखिए पे लोड सबसे ज़्यादा किस पे है, GSLV Mach 3 में। तो ऑब्वियसली पे लोड उसका ज़्यादा होगा जो ज़्यादा एडवांस लेवल की होगी। तो आपका सबसे अभी तक जो हाईफाई है वो GSLV Mach 3। इसमें ज़्यादा पे लोड इसलिए जा सकता है क्योंकि क्रायोजेनिक्स इंजन यूज़ होता है, तो आपको फ्यूल कम ले जाना पड़ता है। अब क्रायोजेनिक्स इंजन क्या होता है, लिक्विड प्रोपेल इंजन क्या होता है, वो भी करेंगे, पर पहले हम देखते हैं लॉन्चर्स कवर करेंगे, एक एक करके सब कुछ कवर करेंगे। तो पहली बात है, सबसे पहले इंडिया ने क्या लॉन्च किया था, वो था SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो कि इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जो कि ऑल सॉलिड 4 स्टेज व्हीकल वेइंग था। मतलब चारों स्टेज जो इस रॉकेट की थी ऊपर तक जाने की, वो सारी सॉलिड थी। जो इसमें फ्यूल गया था, लिक्विड या क्रायोजेनिक स्टेज इंजन नहीं था। 1980s का पहला था, जिसके बाद रोहिणी 10 इंडिया का चला था, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में गया था ये 1980s में। तो अब ये बात शुरू करते हैं जो भी प्रेजेंटली वर्किंग है। PSLV इंडिया का सबसे, जिसे कहते हैं वॉर हॉर्स ऑफ इसरो, क्योंकि लगभग सारे मिशन PSLV से ही करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल माना जाता है, स्पेशली इंडिया में और वर्ल्ड ओवर। इस इंडिया में सारे हिस्टोरिकल मिशन ये इसी लॉन्च व्हीकल से किए हैं, जैसे चंद्रयान हुआ या मार्स मॉम हुआ या स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट IRNSS जो बन रहा है। तो PSLV को लेकर ही हाल में जो इंडिया ने 104 फॉरेन सैटेलाइट हिट की थी 5 फरवरी को, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी इसी को लेके था। तो PSLV का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। PSLV में 4 स्टेज होते हैं, पहला सॉलिड स्टेज, दूसरा लिक्विड स्टेज, और फिर सॉलिड और लिक्विड। तो 4 स्टेज इसमें जाता है, जो लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड, फिर सॉलिड और फिर लिक्विड। 4 स्टेज इसमें प्रोपल्शन सिस्टम है। और एक है GSLV जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि इनसेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया गया था। एजुकेशन वाली जो सैटेलाइट होती है या फिर कम्युनिकेशंस को लेके तो नहीं होता। तो ये GSAT सीरीज के लॉन्च करने के लिए था। 3 स्टेज लॉन्चर है ये, जिसमें एक सॉलिड और एक लिक्विड और एक क्रायोजेनिक स्टेज होती है। तो क्रायोजेनिक स्टेज में आपको लिक्विड फ्यूल कम कैरी करना पड़ता है। जो हाल ही में GSLV D5 की लॉन्चिंग हुई थी, और पहला सक्सेसफुल फ्लाइट था जो इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज में तक गया था, ठीक है, कंप्लीटली इंडिया इमेज क्रायोजेनिक स्टेज। अब आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से कि कावेरी इंजन के बारे में पढ़ के ये क्या है।
कावेरी इंजन क्यों डेवलप नहीं हो पाया इंडिया में, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, और कावेरी है क्या, कावेरी इंजन नॉट, मैं नदी की बात नहीं कर रहा। तो जीएसएलवी में कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च होती थी, और एजुस्टैट जो इंडिया की पहली सैटेलाइट है जो पूरी तरह से एजुकेशन सेक्टर के लिए है, एजुस्टैट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली जीएसएलवी के साथ छोड़ी जाती थी। और तीसरा जो व्हीकल यूज होता है वो है साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट रॉकेट मतलब एक आप अपर एटमोसफेयर में जब आपको रिसर्च करना होता है तो आप पहले साउंडिंग रॉकेट भेजते हैं चेक करने के लिए कि भाई क्या रेंजेस हैं, एफोर्डेबिलिटी क्या है, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। इट इज बेसिकली कॉल्ड अ पायलट प्रोजेक्ट होता है आपका ये, ठीक है। टू टेस्ट और अप्रूव प्रोटोटाइप्स ऑफ न्यू कंपोनेंट्स, कुछ नए कंपोनेंट बनाए, इसमें लगा के भेज दिए, भाई चल भी रहेगी नहीं, या ऊपर जाके फेल हो गया तो अब फिर तो आप मारे जाएंगे। जैसे आईआरएनएसएस में एक जो सैटेलाइट है उसमें इंडिया की एक एटॉमिक वॉच खराब हो गई है, तो वो एक सरदर्द बन गया है तो छोटी सी चीज़, पर अब जो नाविक सिस्टम बनने वाला है आईआरएनएसएस, इसमें एक जगह एटॉमिक वॉच खराब हो गया तो सरदर्द है इसरो के लिए वो। तो ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए पहले आप एक छोड़ते हैं, क्योंकि साउंड रॉकेट ताकि चेक कर पाए, हालांकि उसके लिए इसरो कुछ काम कर रही है। तो 3 हो गए, पीएसएलवी, जीएसएलवी और साउंडिंग रॉकेट। तो जीएसएलवी का मैक 3 लॉन्च होने वाला है जो कि डेवलपिंग स्टेज में, जो क्रायोजेनिक होगा कम्प्लीटली। तो ये हो गया। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है जीएसएलवी और पीएसएलवी में, जो हमने बेसिकली किया। मैंने आपको ये नहीं बताया कितनी रेंज है, कितना वेट, कितना सामान लेके जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो आपको याद नहीं रहता। द बेसिक थिंग इज आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या फ़र्क है। पीएसएलवी मेनली डिलीवर करता है अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, जो कि 1500 किलोमीटर से ऊपर के होते हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में, या 600 से 900 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। अब देखिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है ये आप ध्यान में रखिए, मैं भी बताऊंगा आपको। पर पहले देखते हैं पीएसएलवी करता है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजता है ये, ठीक है। और ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑर्बिट करती है पोल टू पोल, पोलर ऑर्बिट होता है इसमें, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो इसी पोल पे यूज करेंगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपको रिमोट सेंसिंग चाहिए, ठीक है। और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है कि जैसे सन की जो मूवमेंट है वो उसी जगह के हिसाब से रहता है। सन जैसे अर्थ मूव करती है तो कांस्टेंट रहता है उसका एंगल, ठीक है, अर्थ और सैटेलाइट और सन के बीच का एंगल। तो आपकी अर्थ रोटेट करिए उसके साथ वो रोटेट नहीं कर रहा, वो जियो स्टेशनरी नहीं है, वो सन सिंक्रोनस है। तो सन सिंक्रोनिज्म नेचर की वजह से ये ऑर्बिट को अब लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जिसकी वजह से जो कैमरा है वो इमेज ले पाता है सेम सन एलिमिनेशन कंडीशन में, मतलब सूरज की रोशनी हरदम उसके ऊपर पड़ती रहती है। तो सैटेलाइट अर्थ की रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए बहुत काम आता है एक एरिया पर, ठीक है, क्योंकि हरदम वो सूरज की रेंज में रहता है। एक डायग्राम देखने में भी क्लियर हो जाएगा। पीएसएलवी जो की खास बात यह है कि ये लिफ्ट ऑफ मास कम होता है 140 केजी तक, और एलिप्टिकल जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भी लेके जाता है। अब देखिए देखते हैं क्या है आखिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जो आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करते हैं, जियो सिंक ऑर्बिट, और एक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए अगर जियो स्टेशनरी कोई चीज़ है तो जो नाम से पता है वो जियो स्टेशनरी एक ही जगह फिक्स्ड है। अगर वो इस लोकेशन पर है तो कहीं भी जाए तो भाई यही रहेगा, वो अर्थ के साथ रोटेट करता रहता है, तो वो लोकेशन सेम रहती है आपकी, तो वो पूरी तरह मूव करेगा, उसकी पोजीशन सेम रहेगा। अगर इंडिया के ऊपर खड़ा कर दिया तो पूरा इंडिया के साथ चक्कर काटता रहेगा, वो उसी लोकेशन पर अर्थ के साथ रोटेट करता है। और जियो सिंक्रोनस होता है ये आपकी मूवमेंट के साथ इस तरह मूव करता है, एलिप्टिकल, मतलब जैसे यहाँ है आज, ठीक है, तो बाद में मूव करके, पर जो जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स रहता है, उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट रहती है, ये मूव करता रहता है अर्थ के साथ साथ। और आपका फिर जो एक मैं आपको पहले सन सिंक ऑर्बिट समझाया था। देखिए सन सिंक ऑर्बिट जो है वो जो लोकेशन है उसकी वो वही रहती है, चाहे डे का टाइम कोई भी चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस ऑर्बिट अलाउज कंसिस्टेंट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बिटवीन एंगल बिटवीन द सन एंड अर्थ सरफेस रिलेटिवली कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? जो सन और अर्थ के सरफेस के बीच का एंगल है वो सेम ही रहता है, मतलब कि आप वो इक्वेटर को अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम पे कवर करेगा हर दिन। वो कैसे होता है देखिए, 2 पॉइंट ध्यान रखिए। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, ये एक लोकेशन है, ये एक लोकेशन है, यहाँ से कोई चीज़ चला, पहला ऑर्बिट इसका यहाँ आगे पूरा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूरा हुआ, सेकंड ऑर्बिट देखिए कहाँ से है, सेकंड ऑर्बिट यहाँ गया, यहाँ खत्म होगा। थर्ड ऑर्बिट भी देखिए अब यहीं खत्म होगा, थर्ड ऑर्बिट यहाँ से आपका गया, यहाँ के खत्म हुआ। तो वो इक्वेटर की जो प्लेन है, ठीक है, ये इसी पर है, इसका ऑर्बिट एक ही जगह से इसका कवर हो रहा है, ठीक है, और आपकी अर्थ पूरी मूव कर रही है। तो इसमें खास बात क्या है, इसको एक तो पहले लाइट मिल रही है, ठीक है, और आप कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस रीजन में, या जो ये रीजन है जहाँ मूव कर रहा है आपका ऑर्बिट, कि वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसे कहते हैं सन सिंक ऑर्बिट, सन के साथ सिंक्ड है ये, ना कि जियो सिंकिंग, ठीक है। और ये पोलर जो मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि पोलर वाली मूवमेंट में क्या होता है, आपका पोलर ऑर्बिट पोल टू पोल जाता है, जैसे ये हो गया पोल टू पोल, ठीक है, सॉरी पोल टू पोल, ये रहा
पोल टू पोल मूवमेंट, बिल्कुल गोल चक्कर काट रहा है ये, ठीक है। और सन सिंक्रोनस ऑर्गन हो गया, ऑर्बिट हो गया कि आप सन के साथ मूव करें। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया जो आप जो धरती है उसके साथ बिल्कुल स्टेशनरी है, मतलब वो मूवमेंट आपकी चेंज नहीं है, लग्रांज पॉइंट पे भी कहा जाता है। अब लग्रांज पॉइंट क्या होता है हम कल कवर करेंगे, बट बेसिकली 3 ऑर्बिट क्या है। अब देखिए आपको पता चलेगा कि पीएसएलवी जो है वो किस पे मूव करती है। पीएसएलवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए काम आती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज करने के लिए आपको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे आप जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो सन सिंक्रोनस है तो उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब निचले एरिया में वो रोटेट करती है। एक पॉइंट हो गया। पीएसएलवी क्या है, सन सिंक्रोनस है, लो ऑर्बिट है, ठीक है। और पीएसएलवी किस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा काम आता है, जियो सिंक ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए भी। तो पीएसएलवी 4 स्टेज की लॉन्च व्हीकल है। पहली और थर्ड स्टेज होती है सॉलिड, और दूसरी और चौथी स्टेज होती है लिक्विड, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो पीएसएलवी हो गई। अब हम देखते हैं जीएसएलवी के बारे में। जीएसएलवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए बनाई गई जो कि हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट मतलब जियो सिंक ऑर्बिट में काम करती है, ठीक है। क्योंकि जियो सिंक्रोनस है तो ये ऑर्बिट फिक्स्ड होते हैं एक ही पोजीशन पर स्काई में, ठीक है। किसी भी लोकेशन से आप देखो तो एक ही जगह आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ से भी देखो अगर अर्थ क्योंकि अर्थ के साथ साथ घूम रहे हो, ठीक है, तो आप उसको हरदम वहीं देख रहे हैं। तो वो आपको ज़रूरत नहीं होती आपको कि ग्राउंड एंटीना लगाओ कि चक्कर है कि कहाँ कहाँ जा रहा है। तो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडिया के ऊपर लगा दिया तो इंडिया के साथ ही मूव कर रहा है वो, ठीक है। ये हो गया आपका जियो सिंक्रोनस। और जियो स्टेशनरी उसकी लोकेशन तो फिक्स है, जो लैग्रांज पॉइंट पे रहता है वो एक ही जगह फिक्स्ड है। अर्थ मूव करी वो बेचारा वहीं खड़ा है, ठीक है। लैग्रांज पॉइंट पे इंडिया ने एक सूर्य मिशन अपना भेजा है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। और जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो सन की इल्यूमिनेशन के हिसाब से फिक्स्ड है कि भाई मूवमेंट कोई भी हो कवर अप करता ही रहेगा, वो इक्वेटर के साथ उसका एंगल वही रहेगा। तो आपको जो चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे आपको पता होनी चाहिए कि जीएसएलवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसलिए उसको चाहिए कि एक जैसे इंडिया में अगर इंडिया अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज रही है लेट्स से, तो इंडिया जो है भाई हमारे एरिया में पहले कम्युनिकेशन है वो सेट रहे, तो इंडिया के ऊपर ही होना चाहिए वो, ठीक है। तो जियो सिंक, तो इसलिए वो जियो सिंक होगी। तो इसलिए आप क्या भेजेंगे, वहाँ जीएसएलवी भेजेंगे। तो और पीएसएलवी में आप क्या भेजेंगे, जो आपको सन सिंक है वो आप पीएसएलवी भेजेंगे। और पीएसएलवी क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में आता है कौन, पीएसएलवी। और जीएसएलवी क्या है, हाई ऑर्बिट में आता है। अब हम देखते हैं ऑर्बिट का डिफरेंस क्या है। अब देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है 35,000 फीट की हाइट तक, ठीक है। सन सिंक 200 से 1000 किलोमीटर तक की, और पोलर ऑर्बिट है 200 से 1000। सबसे ज़्यादा कौन सा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सबसे ज़्यादा होता है, जो लैग्रांज पॉइंट जो मैंने आपको बताया वहाँ होता है। क्या होता है वो हम बाद में चेक करेंगे कल, आज ऑलरेडी बहुत हो गया है। अब देखिए आर्टिकल 29, दो आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 29 और 30, ज़्यादा टॉपिक टाइम नहीं लगेगा इसमें। आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये क्या कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी अगर सिटीजन है, जो सेक्शन है सिटीजन का जो किसी पार्ट में रहता है, जिनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, उनके पास राइट है उसको कंजर्व करने का। खास बात यहाँ कोई रिलीजियस बात नहीं है, रिलीजन भी हो सकता है, वो लैंग्वेज हो सकता है, स्क्रिप्ट होता है। तो ये एक ग्रुप राइट है आपका एज ए ग्रुप। लेट्स से अगर आप तमिल हैं तो एज ए तमिलियन लैंग्वेज को बचाने की जो आपकी राइट है, आपके ग्रुप की राइट है, वो है। अगर आप पंजाब से हैं या फिर अगर आप सिख हैं तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है, उसको लेकर राइट है कि भाई आपकी माइनॉरिटी अगर आप हो तो आपका वो जो स्क्रिप्ट है आपको राइट है उसको जस्टिफाई करने का। एक और पॉइंट है, राइट टू हैव अ लैंग्वेज मीन्स आपके पास विरोध करने का राइट है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए, ठीक है। कंजर्व करने के लिए आप उसका विरोध करेंगे तभी तो कंजर्व होगा, मतलब अपनी लैंग्वेज का विरोध नहीं, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पॉलिसी का कि भाई आप एक लैंग्वेज के प्रति भेदभाव कर रहे हैं, हमें बचाना है, हमारे लिए कुछ प्लान्स लाओ, ये आप कर सकते हैं, ऐसी रूलिंग है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ये एक इंडिविजुअल राइट है। ये कहता है कि किसी भी इंसान को, इंसान नहीं, कोई भी सिटीजन है, आप उसको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन है या स्टेट द्वारा फंडेड है उससे उसको एडमिशन देने से नहीं रोक सकते। ये ग्रुप का नहीं, एक इंडिविजुअल की राइट है। आप एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, उसको स्टेट पैसा दे रहा है, वो आपको मना नहीं कर सकता एडमिशन देने के लिए, चाहे आप किसी भी रीजन के हो। इसलिए जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ अगर पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी बने हो तो आप किसी सिटीजन को नहीं हटा सकते। रिजर्वेशन है, ठीक है, वो एक और दिखा रहा है, पर एडमिशन क्राइटेरिया खुला है, उसको जनरली आप कम्पीट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये अब देखिए जो एडमिशन को लेकर है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो राइट है ये इंडिविजुअल सिटीजन को मिलता है, इसलिए कि वो सिटीजन है, इसलिए नहीं कि वो मेंबर है किसी कम्युनिटी का या किसी क्लास का, वो सबके लिए है। तो स्कूल अगर कोई माइनॉरिटी द्वारा रन किया जाता है और कोई स्टेट फंड मिलते हैं तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता किसी चिल्ड्रन को जो अलग कम्युनिटी से है। अगर कोई लेट्स से मुस्लिम बेस्ड यूनिवर्सिटी या फिर कोई क्रिश्चियन बेस्ड यूनिवर्सिटी या कोई हिंदू बेस्ड यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफन DU, BHU और जामिया मिलिया,
अगर आप तीनों में जाएंगे तो सिर्फ नाम की वजह से नहीं, भी शायद ये दोनों तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जहाँ तक मुझे पता है, जामिया मिलिया और सेंट स्टीफेंस। पर यहाँ पर आपको हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर आपको जो क्रिश्चियंस है उसमें एडमिशन मिलेगा, बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप डिनाई नहीं कर सकते। आपकी एक रिजर्वेशन पॉलिसी हो सकती है कि 50% रिजर्वेशन इस माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मेजोरिटी को आप नहीं रख सकते। यू कांट हैव अ टाइनिंग अगेंस्ट द मेजोरिटी। और वही बात है, माइनॉरिटी कैन रिजर्व टू 50% ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स कम्युनिटी। पर एड मिल रहा है तो आपको एक जनरल सिटीजन को भी एडमिशन देना ही पड़ेगा। स्टेट कांट डायरेक्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रिक्ट एडमिशन टू द मेंबर्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट डायरेक्ट नहीं कर सकता माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कि भाई इतने बच्चों को तुम एडमिशन दो अपनी कम्युनिटी से। उनकी कम्युनिटी में उनका हक है, वो कितना को देना चाहते हैं। वो क्या है, एक कम्युनिटी की राइट है। आप एज एन इंडिविजुअल जाते हैं, एज ए पर्सन ऑफ किसी धर्म या जात के व्यक्ति की वजह से नहीं जाता आप, क्योंकि भारत के नागरिक हैं इसलिए जाते हैं। तो नागरिक का अधिकार क्या है, एक इंडिविजुअल का अधिकार है और वो ग्रुप राइट है। 29 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 जो है वो एक इंडिविजुअल राइट है। क्लॉज 2 जो है 1929 का 2 का, ये लीगल राइट देता है फ्रीली प्रोफेस करने का रिलीजन कॉलेज जो कि माइनॉरिटी द्वारा रन करता है उसके अंदर, ठीक है। इसके तहत ये है कि आपको एडमिशन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके लिए तो कर ही सकते हैं, या फिर इनडिसिप्लिन के लिए कर सकते हैं। बेसिक सी बात है यार, आपको हटाया जा सकता है अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो। आर्टिकल 30 जो राइट है ये है माइनॉरिटीज़ को राइट है जो इस्टेब्लिश करने का अपना एजुकेशन सिस्टम और इंस्टीट्यूशन और उनको एडमिनिस्टर मेंटेन करने का। फॉर एग्जांपल मदरसाज हो गई या फिर कोई और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हुआ जिसको आप कवर कर सकते हैं। तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजन की हो या लैंग्वेज की हो, उनके पास अधिकार है अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने का और उनको मैनेज करने का। कोई भी लॉ जो कंपलसरी एक्विजिशन करता है प्रॉपर्टी की, वो कर सकता है सरकार। कहने का मतलब है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अगर है कोई, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वक्फ बोर्ड या फिर जो मदरसाज है क्या उनको स्टेट एक्वायर कर सकता है। तो ये जजमेंट है जिसमें बताया जाता है कि स्टेट एक्वायर कर सकता है चाहे वो माइनॉरिटी का ही इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, पर स्टेट को उसको एक प्रॉपर अमाउंट देना पड़ेगा कंपनसेशन के लिए। सरकार चाहे तो किसी माइनॉरिटी का कोई भी इंस्टीट्यूशन छीन नहीं सकती है, मतलब उसको एक्वायर कर सकती है, पर अधिग्रहण कर सकती है, उसका सही शब्द है उसका। पर आपको उसके बदले में एक गारंटीड उसको आपको वो देना पड़ेगा कि हर जाना, ठीक है। और एक और इसमें जो क्लॉज है वो ये कहता है कि एड जो होगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि वो क्या माइनॉरिटी के अंदर है या रिलीजन के अंदर है या किसी लैंग्वेज के लिए। आप जब आप अगर एड दे रही है गवर्नमेंट, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि इस लैंग्वेज वाले को मैं नहीं दूंगा या उस रिलीजन वाले को मैं नहीं दूंगा। तो आपको यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा। तो दो है आज हमने आर्टिकल के 29 और 30। आई थिंक आपको पसंद आया होगा ये टॉपिक। देखिए 30 और 29 में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो माइनॉरिटी राइट्स थी यही थी। आई थिंक आज का हमारा साइंस एंड टेक इतना ही था और करंट अफेयर्स भी इतना ही था। अब हम कल डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि अगले टॉपिक में साइंस एंड टेक का जो इंजन है उसे कवर किया जा सके। अपने रिव्यूज और फीडबैक जरूर दीजिए वेबसाइट पर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।